नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में छिपे गद्दार आईएसआई के दलाल एक नया खेल खेल रहे हैं। अचानक से ये लेफ्ट लिबरल कबाल की तरफ से ये मांग उठाई जाने लगी है कि कश्मीर से सेना की संख्या कम कर दी जाए। दलील उल्टा कि अब तो सब कुछ वहां नॉर्मल हो चुका, सरकार दावा कर रही है, तो इतने सारे आर्मी पर्सनल को वहां पर रखने की आवश्यकता क्यों है। एक तरीके से अगर आप ये सोचें तो पाकिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की माली हालत खराब है और वहां सैलरीज नहीं मिल पा रही है आर्मी वालों को वहां पे, और आईएमएफ ने यह शर्त रखी है कि आर्मी का पेंशन और सैलरी में कटौती की जाए, आर्मी बजट कम किया जाए। ये खेल जो खेला जा रहा है टूल किट गैंग के द्वारा, और ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल डेमोक्रेसी की आड़ में अब इस तरह की मांग रख रहा है, इसकी हकीकत क्या है और क्यों इस तरह की मांगें उठ रही हैं? क्या ये वक्त आ गया है कि कश्मीर से सेना की संख्या कम की जाए, राष्ट्रीय राइफल्स को जो है वहां से हटाया जाए? ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मेरे जर्नलिस्ट सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये किस तरह का मांग है कि सेना वापस ले ली जाए? देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदुस्तान के खिलाफ, और जिस तरह से हमने CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को इतना फुल प्रूफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान के तरफ से आतंकवादियों का घुसपैठ होना काफ़ी मुश्किल हो गया है। 100% तो नहीं कहेंगे, बट काफ़ी मुश्किल हो गया है। और जो अंदर आ भी जाते हैं तो उनको हम 72 हुड के पास भेज देते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ लाइन थोड़ी घट गई है तो हम जल्दी जल्दी भेजते रहते हैं, जाओ 72 हुड के पास। दूसरी बात, तीसरी बात है, इनका मकसद क्या है? मकसद है कि ज़मीनी स्तर पे जम्मू लोकल कश्मीरी समझ रहे हैं कि जिस तरह से विकास हो रहा है, टूरिज़्म बढ़ रही है, लोकल इंडस्ट्री में फिलिप हो रहा है, टनल्स बन रहे हैं, लोगों को नौकरी करने का मौका मिल रहा है, एप्पल ग्रोअर्स को धंधा करने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ के लोकल्स खुश हैं और वो समझ रहे हैं कि यही सही मार्ग है। भाई, 500 रुपया पत्थर फेंकवा के 500 रुपया मिलता था, यदि अभी हज़ारों में मिलता है तो कौन बेटर ऑप्शन है? तो जब इस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है मोदी सरकार की, तो वहाँ बेचैनी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जयशद्दों के बीच में भी हो रही है और पाकिस्तान को भी हो रही है। पाकिस्तान तो चारों तरफ से बेचैनी हो रही है, घर में आग लगा हुआ है और यहाँ कश्मीर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पैसा है नहीं, आतंकवादियों के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, तो अब प्रॉप अप करो। अब एक जो पुराने दोस्त हैं, जिस पार्टी के लोग जाते थे कि मोदी को हटाने में हमको मदद करो, उनको प्रॉप अप करो, वो हंगामा करने शुरू करो, सेना को हटाओ। सेना को क्यों हटाओ? सेना को हटाओ, मैं बाद में आऊँगा कि सेना को हटाने से क्या होगा, लेकिन सफाइस टू से कि सेना को हटाने का इनका मकसद यही है कि ग्राउंड तैयार करो ताकि हम फिर वापस आएँ, फिर बीज बोएं और फिर फसल काटें आतंकवाद, और फिर पैसे कमाएं। फिर पैसे कमाएं। ड्रग्स का पैसा भी पकड़ा गया है ना, ये ने कहा कि ड्रग्स का पूरा पैसा वो जम्मू कश्मीर जा रहा था। देखो, भूतकाल में जो अलगाववाद की सोच थी कश्मीर में, मनीष, तुमको जान के ताज्जुब होगा कि जब हम लोग कश्मीर में हमारे ब्रदर्स जाते थे, फिर ऑफिसर्स वगैरह, तो कहा जाता था तुम हिंदुस्तान से आए हो। बस जब हिंदुस्तान का स्टेट के लोग फौजी से पूछते थे तुम हिंदुस्तान से आए हो क्यों, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, 370। जब आप किसी को स्पेशल स्टेटस देते हो कि तुम बाकी देश के राज्यों से भिन्न हो, अलग हो, तुम रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं हो, तुम खास हो, तो अलगाववाद का तो बीज वही वो बोया गया है। जब ये बीज उठा के फेंक दिया गया तो इनकी बौखलाहट शुरू हुई। तो 370 ने बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने ये जो स्पेशल स्टेटस की बात थी वो ख़त्म कर दिया, इंटीग्रेशन मुमकिन किया जम्मू और कश्मीर को पूरे देश के साथ, भावनात्मक रूप से, सोच के अनुसार। अब मैं मेरे कई बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं और RR बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, और यदि विड्रॉ हो जाएगा RR तो क्या होगा। लेकिन उसके पहले वैसे दर्शकों को ये मालूम है कि ये जो राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो स्पेसिफिकली वो कश्मीर के लिए ही बनाया गया, ये आर्मी का वो यूनिट है। करेक्ट। और जो कश्मीर के ऊपर पूरा वो ध्यान, यही कंसंट्रेशन होता है, इसलिए राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो आर्मी की एक यूनिट है जो कश्मीर में ऑपरेट करती है। तो सबसे पहले मैं इसी बिंदु पे आता हूँ। हाँ। राष्ट्रीय राइफल जम्मू एंड कश्मीर में क्यों? देखो, 1835 में ब्रिटिशर्स ने आसाम राइफल्स का गठन किया था।
1835। और वो कॉन्सेप्ट बहुत सफल हुआ। नॉर्थ ईस्ट जो काफ़ी डिस्टर्ब रहता था, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी आसाम राइफल्स कंटिन्यू, आज भी आसाम राइफल्स अलाइव है। राइट। तो होता क्या है कि ऐसा जो स्पेशल फोर्स हम क्रिएट करते हैं, काउंटर एजेंसी फोर्स, उसका महत्व क्या है? नॉर्मली पहले आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेना कैसे ऑपरेट करती है। होता क्या है, मान लो एक पलटन गया कश्मीर में 2 साल के लिए, 2 साल के बाद बाहर, तो उसने जो कमांडिंग ऑफिसर ने इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट किया, जो टेरेन फेमिलियरिटी आया उसके पास, जो ज्ञान आया लोकल्स के बारे में, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, फिर वो अपने साथ लेके चला गया वापस। नहीं चला गया। वो तो वेद की तरह है। यदि खिलजी ने वेद जला दिया नालंदा में, तो जो कुछ किताबें जला दी, वो तो ज्ञान चला गया, वो तो हवा में चला गया, तो सब चला जाता था, ऑफ नो यूज़। इसीलिए ये अलगाववाद पनपता रहा, पनपता रहा, पनपता रहा। तो जनरल रॉड्रिक्स की पहले सोच थी, ये कॉन्सेप्ट लेवल था, कॉन्सेप्टलाइज किया उन्होंने, एक आसाम राइफल्स के पैटर्न पे एक फोर्स क्रिएट किया जाए जम्मू एंड कश्मीर। तो वो फोर्स क्या होगा? फोर्स डिप्यूटेशन पे आएंगे बटालियन से, लेकिन उनकी अवधि ज़्यादा लंबी होगी। कमांडिंग ऑफिसर भी डिप्यूटेशन पे आएगा, फौजी होंगे, लेकिन अवधि ज़्यादा होगी। अवधि ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि आपको फेमिलियरिटी रहेगी। आप ये तो नहीं रहेगा कि हम 2 साल के बाद चलो छोड़ो यार, टाइम पास करो, चलते हैं, ऐसा नहीं, टाइम पास का एटीट्यूड नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है। फिर लोगों को भी लगेगा एक साइकोलॉजिकल दबाव कि ये तो आरआर वाले तो परमानेंटली यहाँ के लोग हैं, जैसे आसाम राइफल्स में भावना है, ये नहीं हिलते, ये तो यहीं हो गए, आरआर तो यहीं का है। तो ये रहेगा भय कि ऐसा नहीं है कि 5 सिखलाई आया तो 5 सिखलाई चला गया, अब दूसरा पलटन आएगा तो यदि सॉफ्ट एटीट्यूड हुआ तो हमें डर नहीं है। ये तो परमानेंटली रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, तीसरी बात, एक डेडिकेटेड फोर्स है। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कहूँ कि नहीं कहूँ, लेकिन मैं कह देता हूँ कि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, महबूब अब्दुल्ला के नीचे और महबूबा के नीचे जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस पे राष्ट्रीयता का मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ। पुलिस पे, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पे, क्या वो राष्ट्र पर, क्या 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 वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि जब महबूबा पत्थरबाजों को 700 लोग जो अरेस्ट हुए थे छोड़ देती है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क, देखो ये यदि हम आर्मी ऑपरेट करती है तो इंटेलिजेंस बेसिक हमको पुलिस से मिलता है, लेकिन पुलिस यदि पहले ही बता देती है आतंकियों को कि अभी उस दिन रेड होने वाला है या तुम पर आएगा, तो भाग जाते हैं वो। और लोकल इंटेलिजेंस तो पुलिस वाले ही देंगे या आईबी के लोग देंगे, उस पर भी मैं आता हूँ। तो ये ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड फोर्स हो जिसका इंटेलिजेंस नेटवर्क जो ज्ञान हासिल किया वो कंटिन्यू करे। अब मैं आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे, बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बनते हैं 2 दिसंबर 1989 को, 1989 को प्रधानमंत्री। उसी दिन मुफ्ती सईद बनते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जनवरी 90 से लेकर मार्च 90 तक हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है, 1,20,000 से लेकर 1,40,000। इसका मतलब है मुफ्ती सईद के होम मिनिस्टर बनते ही 1 महीना के अंदर हिंदू का प्लान शुरू हो जाता है। मतलब सिर्फ एक गृह मंत्री बनता है बस कश्मीर का, बस, और वहां पे जो है वो मुस्लिम जो है वो भी ज्यादा अत्याचार शुरू, वो भी ज्यादा नहीं, 1 महीना, 30 डेज भी नहीं। 2 दिसंबर को और जनवरी में शुरू हो गया तो 28 दिन में खेल शुरू। माय गॉड। और उसके बाद और इंपॉर्टेंट डेट पे आता हूं। अब्दुल्ला रहता है 23 मार्च 87 से लेके 19 जनवरी 90 तक चीफ अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर। जब ये वारदात हो रहा था तो मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूँ। केंद्रीय सरकार क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी? आईबी तो केंद्र सरकार, आईबी, ये सब तो मुफ्ती सईद के कंट्रोल में था। बताता हूँ, आईबी का काम होता है, हमने सेना में इतना काम किया है, हमको पता है सिविल या मिलिट्री कॉन्फ्रेंस कैसे कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज को लोग आते हैं डाटा शेयर करने के लिए। आईबी का क्या इनपुट था? जब आग सुलग रही थी तो क्या केंद्रीय सरकार को आईबी ने नहीं बताया? और बताया तो केंद्रीय सरकार ने क्या किया? क्या करेगा? होम मिनिस्टर तो उनका सिंपथाइजर है। राइट। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 10 सितंबर 1990 को लगाया गया, मतलब 8 महीने का डिले। 8 महीने का डिले को
आग होगी लगी है। फायर ब्रिगेड आप 8 महीने के बाद 8 महीने में तो सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया था। उसके बाद जब ये उपद्रव शुरू हुआ तो 87 से 90 तक अब्दुल्ला जी बताएं कि आप एज ए चीफ मिनिस्टर कैसे इंश्योर किए कि देश राज्य सुरक्षित हो। और आप लंदन में चले गए थे, डांस कर रहे थे वहाँ पे बार में। जब कश्मीर में आग लगी थी आप लंदन में डांस कर रहे थे। यह मुख्यमंत्री आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद तो ये सब बैकग्राउंड में इमेजिन कीजिए कि एक स्पेशल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स की जरूरत थी जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये बताइए मुझे कि जब अब ये हटाने की बात की जा रही है, अगर हटा दिया गया तो क्या क्या नुकसान होगा? पहले मैं ये कवर कर लेता हूँ, यदि हटा लिया जाएगा तो क्या क्या नुकसान होगा, और उसके बाद मैं आऊँगा कि ये लोग कौन हैं जो इस प्रपोजल को हवा दे रहे हैं। हवा दे रहे हैं इस अग्नि को। पहले कहता हूँ कि यदि आर्मी विड्रॉ हो जाएगा तो क्या होगा। आर्मी विड्रॉ हो जाएगा तो एक सिंपल चीज़ मुझे जवाब दो, यदि पाकिस्तान से आतंकी आते हैं कश्मीर में और यदि सेना नहीं है तो उनके लिए तो फ्री रन है, तो उनको कौन सॉर्ट आउट करेगा? कौन सॉर्ट आउट करेगा? he'll be given a free run। कौन? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, बाकी फोर्सेस, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। फिर गति पकड़ेगी आतंकवाद। दूसरी बात, तो टोटल फ्री रन होगा। जितने इंटेलिजेंस नेटवर्क आर्मी ने क्रिएट किया है सब शून्य, सबको मार के खत्म कर देगा। मार के खत्म गए। आतंकवाद बड़े खुश हो जाएंगे कि जो मेन हमारा डिस्ट्रॉयर था वो चला गया। अब तो अपनी खेती है, नो प्रॉब्लम, अब जो मर्जी करो। फिर जब ये आतंक बढ़ना शुरू होगा तो विपक्ष को मौका मिलेगा। देखिए केंद्रीय सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखिए स्थिति, देखिए कैसी खराब हो गई है। मतलब पहले आग लगाओ और फिर केंद्रीय सरकार को उसके लिए दोषी ठहराओ, चोरी और छीना जोरी। उसके बाद तो इस तरह से गवर्नमेंट को डॉक में डालने की कोशिश होगी। अब आते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस कश्मीर की जो पलायन हुआ था उसके पीछे हैं। सबसे बड़ा दोषी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुफ्ती सईद, दूसरा मिस्टर AS दुल्लत। क्यों बताता हूं। मिस्टर दुल्लत जम्मू एंड कश्मीर में ज्वाइंट डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के 1988 से लेकर 1998 तक। जब आग पनप रहा था, आपने क्या एडवाइस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को? आप उसमें वहीं पे थे, आप वहीं पे थे, उसी समय वहीं पे थे। और आपने स्टेट गवर्नमेंट को क्या एडवाइस दिया? लिखित में कुछ एडवाइस दिया? कुछ नहीं। फिर आप चुपचाप तमाशा देखते रहे। इनफैक्ट आप कंप्लीट संपर्क में थे सबीर शाह के, और जिसको आपने खुद कहा था कि बिग डैडी ऑफ मिलिटेंट्स के बिग डैडी हैं, और उसके आप संपर्क में रहते थे। और वो आपने कहा था कि सबीर शाह जो है उसका इंटरनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अच्छा लिंक है। आप रॉ चीफ थे 1999 से लेकर दिसंबर 2000 तक। आप कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के लिए आपको पोस्ट रिटायरमेंट आपको अपॉइंट किया गया PMO ऑफिस में, एडवाइजर टू ऑन जम्मू एंड कश्मीर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप 2000 से लेकर 2004 मई तक आप एडवाइजर थे PMO ऑफिस में। तो दोस्त तो सीधे IB पे आता है, दोस्त होम मिनिस्टर पे आता है, दोस्त तो अब्दुल्ला पे आता है। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और एज ए प्रधानमंत्री दोस्त VP सिंह पे आता है, इनको जवाब देना पड़ेगा। एक और टेक्निकल पॉइंट मैं रेज कर रहा हूँ, दोष ब्यूरोक्रेसी का आता है। मैं आप इस टीप के माध्यम से मैं जनता जनार्दन को एजुकेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ प्रोसेस क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ ए स्टेट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट वो कॉम्पिटेंट है यदि वो सोचता है कि कानूनी व्यवस्था पुलिस के कंट्रोल के बाहर हो रही है, तो वो खुद अपने सिग्नेचर में आर्मी का सर्विस रिक्विजिशन कर सकता है। ही हैज़ फुल पावर्स, रिक्विजिशन कर सकता है, कोर्ट तक चैलेंज नहीं कर सकते इसको, उसके डिस्क्रिप्शन को। और आर्मी घंटों में एक्टिवेट होती है। ये तो हमारा आर्मी का स्टाइल है। DM उस समय जो था कश्मीर में, क्यों नहीं आर्मी को रिक्विजिशन किया? क्यों नहीं रिक्वेशन किया? उनको बकायदा आदेश होगा। ही इज पार्टी टू द गेम, यस, अकम्प्लिस है वो, यस। इनएफिशिएंसी नहीं चलेगा। क्यों नहीं रिक्वेशन किया? दूसरी बात, IB का रिपोर्ट तो कोर हेडक्वार्टर्स में भी आता है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कौन कोर कमांडर थे उस समय। हंगामा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, मुंह बोलूँगा तो।
बहुत फ़ोन आना शुरू हो जाएगा हमको। खाली इशारों में कहता हूँ, इशारों में कहता हूँ। वो कोर कमांडर से क्यों चुप बैठे थे? उन्होंने केंद्रीय सरकार को क्यों नहीं बताया? एवरी मतलब डे कोर कमांडर को ब्रीफ इंटेलिजेंस यूनिट कर, जो वहाँ का बॉस होता है कर्नल ब्रिगेडियर, ब्रीफ करता है एवरी डे कि ये परिस्थिति है, सिविल में ये है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कोर कमांडर साहब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और क्यों सो रहे थे मैं उत्तर जानता हूँ, बट बोलूँगा नहीं। अब हम आते हैं तो यदि ये लोग जो जिम्मेदार हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। तो मुझे लगता है पूरा गवर्नमेंट मशीनरी एक तमाशा देख रहा था, और जिस तरह से हमारी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, रेप किया गया, सरला भट्ट का ब्रेस्ट काट के उसको कितना बार रेप किया गया, मतलब ये सब इतना दर्दनाक। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको यही लगता है कि अगर अभी मिलिट्री को हटा लिया जाए तो वापस वही स्थिति फिर से पैदा हो जाए? एकदम सांप जख्मी है, पाकिस्तान जख्मी है, वो काउंटर अटैक करेगा। वो तो जबकि अभी हमें वो काम करना चाहिए कि जो जख्मी है उसको पूरी तरीके से मार देना चाहिए। सांप को जख्मी नहीं छोड़ने का है, उसको खत्म कर देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से इस मसले को जो है आपने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।